वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 8 संघवाद भूमिका एक आधुनिक अवधारणा है। संघवाद की यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से व्यवहार में ली गई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संघवाद का प्रचलन एक प्रकार से फैशन के रूप में चल पड़ा, विशेष कर ब्रिटेन, कॉमनवेल्थ देशों में जहाँ स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए घटक राज्यों द्वारा वैधता की बात उठाई जाने लगी थी। संघवाद का उदय एक प्रकार से ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। संघीय शासन के गठन के पीछे पर्याय मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, संयुक्त आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, साझा समस्याओं को मैत्रीपूर्ण हल निकालने तथा राष्ट्रीय गौरव एक रक्षणात्मक विषयों पर विचार विमर्श करने का रहा है। संघवाद का कोई स्वीकृत सिद्धांत नहीं है। संघवाद का उदय एक राष्ट्र के भीतर स्थित अनेक राज्यों के विभिन्न निजी समस्याओं के चलते हुए है। संक्षेप में इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि यहाँ एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है जो दो स्तरों पर सरकार के कार्यों एवं शक्तियों का विभाजन करती है। यह एक प्रकार के विभाजन की प्रक्रिया है, इसलिए इसके भीतर राष्ट्रीय तथा प्रांतीय सरकारें अपने अपने दायरे में स्वतंत्र रूप से किंतु आपसी सहअस्तित्व के साथ कार्य करती है। इसके द्वारा एक नागरिकता में एकता स्थापित करने के लिए संवैधानिक तरीका होता है। परस्पर विद्रोही ताकतों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करके सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति इसके अंतर्गत संभव है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संघवाद का अर्थ समझ सकेंगे, भारतीय संविधान का संदेहात्मक विशेषताओं को पहचान सकेंगे, भारतीय संविधान के एकात्मक के लक्ष्यों की व्याख्या कर सकेंगे, इस बात को समझ सकेंगे कि भारत अपने चारित्रिक रूप में तो एक संघीय है किंतु आत्मिक रूप में एकात्मक केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे, केंद्र राज्य संबंध को जान सकेंगे तथा यह भी कि किस प्रकार से केंद्र राज्यों के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त है, केंद्र राज्य के बीच द्वैतात्मक क्षेत्रों को पहचान सकेंगे, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वायत्तता की मांग को पहचान सकेंगे, सरकार या आयोग की सिफारिशों की व्याख्या कर सकेंगे तथा केंद्र राज्य के बीच सहअस्तित्व की आवश्यकता को पहचान सकेंगे। संघवाद के लक्ष्य: भारत गणतंत्र के संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया में संघीय संविधान के लक्षण तो है किंतु यह एक संघीय शासन स्थापित करने का दावा नहीं कर सकता। संविधान सभा के सदस्यों को ये तय नहीं कर पाए भारतीय संविधान संघीय संविधान है या नहीं। सभा के अधिकांश सदस्यों संविधान के संघीय स्वरूप पर अपनी सहमति प्रकट कर चुके थे। इस सवाल का जवाब संघवाद के अर्थ को जाने तथा उसके आवश्यक लक्ष्यों को पहचाने बिना नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इसी आधार पर हम किसी संघ राज्य के तत्वों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए अब हम इस बात का परीक्षण करें कि भारत संघ है अथवा नहीं। जब हम संघ के लक्ष्यों की तरफ ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि संघ सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा राष्ट्र की प्रत्येक इकाइयाँ अपने आप में स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर सहअस्तित्व के साथ जुड़ी होती है। ये एक प्रकार से अनेकता में एकता स्थापित करने का उपकरण है। संघ के कुछ लक्षण नीचे दिए जा रहे हैं। लिखित संविधान: किसी भी संघ का सबसे मुख्य लक्षण होता है कि उसके पास एक लिखित संविधान होना चाहिए जिसे जरूरत पड़ने पर केंद्रीय तथा राज्य सरकार अद्यतन कर सके। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें संविधान को
सर्वोच्चता प्रदान की गई है, क्योंकि इसमें केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है तथा उन्हें अपने अपने क्षेत्र में शासन की आवश्यकता प्रदान की गई है। शक्ति का विभाजन। हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इस प्रकार केंद्र तथा राज्य सरकार एक दूसरे को बिना बाधा पहुंचाए अपनी सीमाओं का बिना अतिक्रमण किए दूसरे की गतिविधियों की में हस्तक्षेप की बिना सुचारू रूप से अपनी विधि शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उपबंध क्रियाशील रह सकते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में पर्याप्त तथा उपलब्ध कराया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। केंद्र, राज्य तथा समवर्ती। केंद्रीय सूची में 97 राष्ट्रीय महत्व को विषय का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार आदि से संबंधित मसले आते हैं। राज्य सूची में 66 स्थानीय महत्व जैसे शिक्षा, जनस्वास्थ्य, पुलिस आदि के मसले आते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों से संबंधित 47 महत्वपूर्ण विषय जैसे बिजली, मजदूर संगठन, आर्थिक सामाजिक योजना आदि आते हैं। चित्र 8.3 यह तालिका क्रमशः केंद्रीय और राज्य सरकार के कानूनी अधिकार और उनके अंतर को दर्शाती है। स्वतंत्रता न्यायपालिका। संघ के अन्य लक्षणों में से एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो कि संविधान की व्याख्या करे तथा उसकी पवित्रता की रक्षा करे। केंद्र तथा राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए वास्तविक न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है। ये केंद्र अथवा राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के संवैधानिक उल्लंघन की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि किसी कानून द्वारा संविधान के नियमों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत संघ का स्वरूप। ये पाना बहुत मुश्किल है कि भारतीय संविधान एक सच्चा संघीय संविधान है, बल्कि इसके बदलने ये कहा जाना चाहिए कि भारतीय संविधान एक प्रकार का संघीय ढांचा स्थापित करता है। संविधान के स्वरूप निर्माताओं ने इसमें निहित संघीय लक्षणों में सुधार करके इसे एक सच्चे भारतीय संघीय संविधान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें 2 बातें निहित है। पहली तो ये है कि राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरे ये है कि राज्यों को केंद्र से अलग हो जाने अथवा स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने की छूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, जिस सीमा से केंद्र तथा राज्य बाहर नहीं जा सकते। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है तथा उसकी अनुशंसा पर वह राज्य प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता है। इसका मतलब है कि केंद्र के पास राज्य प्रशासन के नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है, और केंद्र सरकार ऐसे सिर्फ तभी कर सकता है तब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बारे में आप अगले पाठ में पढ़ेंगे। और ऐसी आपात स्थिति में समूचा संघ एकात्मक ढांचे में परिणत हो जाता है। इस क्रमिक में लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेख परीक्षण योजना आयोग का अध्यक्ष आदि पर नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ इंकहारी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ अलग अलग राज्यों के अलग अलग संविधान का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में किसी भी प्रकार के शोधन की पहल केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकार संविधान में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती। संघवाद की सबसे पहली और
आवश्यक मांग होती है कि संघ के ऊपर सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिकी सीनेट के ऊपरी सदन में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधियों के लिए सीटें आरक्षित होती है, किंतु हमारे संविधान में इस प्रकार की बराबरी का कोई प्रावधान नहीं है और ना तो राज्यसभा में इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आरक्षण है। और इसी क्रम में संघीय ढांचे को छेड़े बिना यहाँ एकरूपता तथा न्यूनतम साझा प्रशासनिक स्तर को बनाए रखने के लिए भी प्रावधान है। इसके लिए अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS तथा IPS का गठन किया गया है, जो कि केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वित्तीय मसलों में भी राज्य केंद्र के ऊपर आश्रित रहता है। राज्य अपनी ज़रूरत के वित्तीय संसाधन भी खुद नहीं उपजित कर सकते। वित्तीय संकट के समय केंद्र राज्य की वित्तीय स्थिति पर अपना पूरा नियंत्रण रखना आरंभ कर देता है। किसी राज्य में यदि किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस राज्य में अथवा उस राज्य के अशांत हिस्से में केंद्रीय पुलिस को नियंत्रित के लिए भेजे। सदन को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा अथवा घटा सकती है और साथ ही वह किसी राज्य के नाम और उसकी सीमा रेखा में बदलाव अथवा सुधार कर सकती है। संविधान में केंद्रीय सूची के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करके केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है। राज्य तथा केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन का परिणाम यह हुआ है कि राज्यों के पास बहुत कम शक्तियाँ रह गई है। शक्तियों, गतिविधियों तथा योजना आयोग के व्यवहारों से यह बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि राज्य सरकार कहीं भी प्रभावी ढंग से क्रियाशील नहीं हो सकती। राज्य की योजनाएं केंद्र की योजनाओं के तहत ही निर्धारित की जाती है और केंद्र की योजनाएं योजना आयोग निर्धारित करता है। उपरांत चर्चा के बाद अब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्यों की शक्तियाँ कम करते हैं। वे सभी नीतियाँ केंद्र सरकार के पक्ष में झुकती है। राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही कार्य करने पर बांधे होते हैं। इस प्रकार इन बातों से इस विवाद को बल मिलता है कि भारतीय संविधान अपने स्वरूप में ही संघीय है किंतु आत्मिक रूप से एकात्मक है। केंद्र राज्य संबंध। हम इस बात पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक ढांचे का निर्माण करता है और केंद्र तथा राज्य दोनों इसमें आपस समन्वय से बनाए रखने में सहयोग देते हैं और इसके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। कुछ आलोचकों का यह गंभीर आरोप है कि भारत एक संघीय तो है किंतु इसमें पूरक एकात्मक लक्षण भी मौजूद है। यह आलोचना कहाँ तक सही है, इस बात को समझने के लिए केंद्र सरकार संबंधों का अध्ययन आवश्यक है। संविधान के भाग 11 तथा 12 में वित्तीय, प्रशासनिक तथा वित्तीय आधारों पर केंद्र तथा राज्य के बीच संबंधों पर चर्चा की गई है। आइए क्रमशः इन बिंदु पर चर्चा करें। वित्तीय संबंध। हमारे संविधान में विधायी संबंधों को लेकर अधिकारों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। वित्तीय अधिकारों से संबंधित 2 सूचियां हैं। पहली तो केंद्र सूची है और दूसरी राज्य सूची। इसके अतिरिक्त एक अन्य सूची भी इसके साथ जोड़ दी गई है जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। इन तीनों सूचियों में सबसे लंबी सूची केंद्र सूची है। इसमें राष्ट्रीय हितों से संबंधित 97 मसलों का उल्लेख है। इसमें रक्षा, रेलवे, डाक तार, आयात, आबकारी आदि मसले आते हैं। सदन को पूर्ण देश में कानून बनाने तथा केंद्रीय सूची पर कार्य करने के लिए कुछ अतिरिक्त अधिकार भी प्राप्त है। राज्य सूची में स्थानीय मुद्दों से संबंधित 66 विषयों का उल्लेख है। इसमें से कुछ
महत्वपूर्ण मसले जैसे राज्य में वाणिज्य अथवा व्यापार, पुलिस, वन, उद्योग आदि उल्लेखित है। विधानमंडल को राज्य सूची में सम्मिलित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, किंतु संबंधित राज्य सिर्फ अपने राज्य से संबंधित मुद्दों पर ही कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों से संबंधित हितों के 47 मसलों का उल्लेख है। इसमें मुद्रांक शुल्क, औषधिक एवं विष, बिजली, अखबार आदि विषय महत्वपूर्ण हैं। सदन तथा विधानमंडल दोनों ही इस सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकते हैं। यदि कई स्थितियों में ही एक विषय पर राज्य तथा केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यदि इन तीनों सूचियों में सम्मिलित विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय पर कानून बना हो तो उस पर सदन विचार करती है। विशेष परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर ही कानून बना सकती है। यह परिस्थितियां हैं: यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो, यदि राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय सिद्ध कर दिया जाता है, यदि राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया गया हो, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सम्मिलित रूप से केंद्र से किसी राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने का आग्रह करते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू किए जाने के क्रम में। उपरांत चर्चा के आधार पर हम पाते हैं कि विधायी अधिकार के विभाजन में सबसे अधिक अधिकार स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के पक्ष में जाते हैं। केंद्रीय सूची सबसे लंबी सूची है और सारे महत्वपूर्ण विषय उसी में सम्मिलित किए गए हैं, और इस सूची के अलावा भी शेष विषयों पर केंद्र का ही अधिकार है। इसके अलावा संघीय अधिकारों में विस्तार की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। केंद्र तथा राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में उत्पन्न द्वंद्व के समय केंद्रीय कानून को प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है। संवैधानिक सुधारों तथा इस तरह की अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित विधायी बंटवारे को देखने के बाद तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि केंद्र सरकार इस समूची प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रबल भूमिका अदा करती है। प्रशासनिक संबंध। केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं के मन में कभी भी 2 स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण की अच्छी नहीं रही, बल्कि उन्होंने दोनों के बीच समन्वय को ऑर्डिनेशनल तथा सहभागिता को प्रेक्षण बनाए रखने की कोशिश की। राज्य के कार्यपालिका संबंधित अधिकार संघ द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन करने से संबंधित होते हैं। इसके अलावा यदि कभी जरूरत पड़े तो केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश भी दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्रचार प्रणाली के व्यवस्थित बनाने संबंधी राष्ट्रीय तथा सैनिक संबंध महत्व से संबंधित तथा रेलवे सुरक्षा से संबंधित मसलों पर बनाए गए कानूनों का पालन करने के निर्देश भी जारी कर सकती है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय नदियों से संबंधित विवादों पर संबंध अकेले फैसले पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक अंतर्राज्यीय समिति का गठन किया जाए। राज्यों के प्रमुख अर्थात राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह अपने पूरे कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहते हैं। केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार के प्रशासन पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को वापस बुला सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा तबादले राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ तक कि राज्य से संबंधित कुछ भी मसलों में राज्य सरकार एक निश्चित अवधि के लिए केंद्रीय सरकार को अपने प्रशासन में हिस्सेदार बना सकती है। भारत की संविधान में प्रशासनिक प्रणाली की एक रूपता का प्रावधान है। इसके लिए अखिल भारतीय
प्रशासनिक सेवाओं का गठन किया गया है और इसके द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसे IAS, IPS अथवा अन्य नियुक्ति पदाधिकारी राज्य प्रशासन की धुरी का काम करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा या ये अधिकारी केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकारों के ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। संविधान में यह भी प्रशासनिक प्रावधान है कि राज्यसभा की अनुमोदन संयुक्ति पर सदन नए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन भी कर सकती है। केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण रखता है। इस बात को समझने के लिए आप आपातकाल की स्थितियों का स्मरण कर सकते हैं। आपको ये भी बात याद होगी कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय कार्यप्रणालियाँ राज्य कार्यपालिका को प्रशासनिक निर्देश दे सकती है अथवा उससे हिस्सेदार बना सकती है। केंद्रीय अथवा राज्य प्रशासन की द्वैधता पर निर्देश जारी करने संबंधित केंद्र सरकार को वितरित अधिकार प्राप्त है। राज्यों के आग्रह पर केंद्र सरकार केंद्रीय पुलिस बल अथवा सेना को कहीं भी नियुक्त कर सकती है और यदि कोई ऐसा मौका आया तो राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल को पूरे राज्य में फैलाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य प्रशासन में केंद्र में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। द्वितीय संघ प्रशासन को चलाने में द्वित की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। केंद्र के साथ राज्यों के संबंधों के निर्धारण में राजस्व संसाधनों का बंटवारा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन रखता है। संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए स्वतंत्र राजस्व संसाधनों की व्यवस्था की गई है। ये सभी बड़े तथा अंतर्राज्यीय करों की उगाही केंद्र सरकार द्वारा तथा स्थानीय करों की उगाही राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। केंद्रीय सूची में निबंध करों की उगाही निम्नलिखित श्रेणी में की जाती है। करों की उगाही तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, किंतु जैसे मुद्रांक शुल्क तथा दवाइयों पर, आबकारी पर तथा प्रसाधन संबंधी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों का वसूली राज्यों द्वारा की जाती है। रेलवे, समुद्री तथा हवाई जहाज़ों हवाई करों को लागू करना तथा उगाही करना तो केंद्र का कार्य है, किंतु उन्हें राज्यों को दे दिया जाता है। यदि सदन ये कानून बना दे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा प्रसाधन संबंधी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच होना चाहिए, तब उसे संबंधित करों की उगाही तथा संकलन का कार्य तो केंद्र करता है, किंतु केंद्र व राज्यों के बीच करों का बंटवारा हो जाता है। आबकारी तथा आयकर आदि से संबंधित करों का निर्धारण, संकलन का चयन केंद्र द्वारा किया जाता है। कृषि आदि संबंधित करों का संकलन तथा चयन केंद्र द्वारा किया जाता है, किंतु केंद्र तथा राज्यों के बीच उसका बंटवारा हो जाता है। राज्य सूची के अंतर्गत भी अनेक करों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक राज्य को कर उगाही का अधिकार है तथा उन करों की औचित्य पर विचार करने का अधिकार है। कुछ स्थानीय महत्व के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे भूमि कर, शराब आदि अफीम पर लगाए जाने वाले कर, भूमि अथवा मकान संबंधित परिवहन कर आदि इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र को बेहतर संसाधन उपलब्ध है। केंद्र राज्य को वित्तीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखता है। राज्य की विकास योजनाओं के लेखा जोखा के आकलन के आधार पर सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार की समितियों में वह राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। अद्वितीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच होने वाले करों के बंटवारे का स्थगित कर सकता है। वह राज्यों के कुछ खर्चों पर प्रतिबंध लगा सकता है। केंद्र तथा राज्यों की बदलती आर्थिक स्थितियों तथा वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में फेरबदल भी की जा सकती है। इस कार्य के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है।
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्न बिंदुओं पर अपनी सलाह देता रहे। करों की कुल उगाही के केंद्र तथा राज्यों के बीच निश्चित बंटवारे तथा राज्यों के बीच उनके हिस्से का निर्धारण। वह करों के हस्तांतरण में बदले राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 तरीकों से पूरा करने की सिफारिश करता है। पहला तो यह है कि राज्य करों अथवा दूसरे अनुदानों में से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर अथवा दूसरे उन्हें कर्ज उपलब्ध कराकर। पर्याय राज्यों को आर्थिक सहायता वितरण प्रणाली के द्वारा ही दी जाती है। राज्य की योजनाएं केंद्रीय योजनाओं के तहत ही मुख्यता के आधार पर केंद्र द्वारा तैयार की जाती है और उन्हें योजना आयोग स्वीकृति प्रदान करता है। उसके बाद केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को उसी की अनुदान और शर्तों पर राज्यों द्वारा संचालित किया जाता है। योजना आयोग ने एक केंद्रीकृत योजना बना रखी है। इसके राज्यों तथा केंद्रीकृत स्वरूप के बीच अकाल्पनिक और अनिर्धारित कार्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं शेष छोड़ती है। सारांश। भारत के संविधान निर्माता राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए गहराई से सोचते हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि एकता को भंग करने वाला विध्वंसक सरकारी सत्ता देश में कार्यरत है। इस प्रकार की वरदान उपस्थिति करने वाली तथा अवसत्ता फैलाने वाली ताकतें स्वतंत्र प्राप्ति के समय तेजी से अपने पंख फैलाने लगी थी और एक शक्तिशाली केंद्र सरकार ही इनसे जूझ सकती थी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने केंद्रों को अत्यधिक प्रबल भूमिका प्रदान की और इसी समय उन्होंने सहायता भागीदारी के द्वारा एक संघ की स्थापना भी की। भारत संघ को पिछले 5 दशकों से कार्य करते देखकर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हमेशा सहभागिता का नहीं रहा है तथा सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग तथा दूसरे अन्य कई आयोगों का गठन किया है। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करने तथा उन्हें दिशा निर्देश के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया। सहकारिता आयोग ने इस संघ की विधेयी प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों पर एक सुनिश्चित नीति बनाने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। इसने संविधान के संपूर्ण मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की सलाह नहीं दी है। इस प्रकार संघवाद एक प्रकार से सहभागिता पर आधारित क्रियाशील व्यवस्था है, न कि सिद्धांतवादी गतिहीन अवधारणा। केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न हुए भेदों को आपसी सलाह मशवरे के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। राज्यों की मांग को ध्यान में रखते उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दिया है। राष्ट्र में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाए जाने के लिए आर्थिक उदारीकरण तथा संविधान के उचित शोधन के भी सलाह दिए गए हैं। आपने क्या सीखा? सरकार की संघीय व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक लिखित और कठोर संविधान की भी जरूरत होती है। साथ ही उसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी आवश्यकता होती है जो केंद्र जो राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को सुलझा सके। हालांकि भारतीय संविधान में संघीय संविधान के सभी लक्षण मौजूद हैं कि ये वास्तव में बहुत कठिन है कि भारतीय संविधान को संघों की श्रेणी में रखा जा सके। भारत के संविधान निर्माताओं में इकरारी नागरिकता, इकरारी न्यायपालिका, प्रबल केंद्र की स्थापना, राष्ट्रपति तथा राज्यपालों की नियुक्ति तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व के द्वारा संविधान के असंघीय लक्षण लाने का भरसंग प्रयास किया है। केंद्र की ओर एक प्रबल झुकाव है।
राज्य केंद्र के साथ सहभागिता के आधार पर कार्य करते हैं। इन सबको मिला कर इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय संविधान की संदेह लक्षण तो है, किंतु यह अपने आत्मिक रूप में एकनात्मक है। केंद्र राज्य संबंधों पर ध्यान दे तो विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों के आधार पर हम पाते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर आने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को ज़्यादा प्रबल भूमिका प्रदान की गई है। इस प्रकार हमारे यहाँ समन्वयमूलक संघवाद का विधान है। इतने वर्षों तक भारतीय संविधान के कार्य करते रहने के बाद अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध अब हुए से विनात्मक नहीं रह गए हैं। राज्य अपने लिए अधिकतम स्वायत्तता की मांग करने लगे हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की पूर्ण व्याख्या करने के लिए कई आयोग गठित किए जा चुके हैं। अभी हाल ही में सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की है। हालांकि इसने संविधान के संपूर्ण मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है। इस सिफारिशों में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाए जाने की बात कही गई है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो चले, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।